सीएम योगी का अयोध्या दौरा, युवाओं को नियुक्ति पत्र, छात्र छात्राओं को दिया टैबलेट। अयोध्या के कुमारगंज में कार्यक्रम आयोजित। 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट पर मंथन शुरू, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बड़ी बैठक। सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिलेगा 5 मिनट का अतिरिक्त समय, डीजी भर्ती बोर्ड ने जारी किया निर्देश। सीएम योगी के रडार पर 4 आईपीएस पर गिर सकती है गाज, प्रतापगढ़ एसपी अनिल कुमार का नाम शामिल, कानपुर देहात एसपी बीजीटीएस मूर्ति प्रकाश। राहुल गांधी का 24 अगस्त को प्रयागराज का दौरा, संविधान सम्मेलन सम्मान का आयोजन, मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे राहुल। यूपी में भीषण सड़क हादसा, बस ने पिकअप को मारी टक्कर, करीब 1 दर्जन की मौत, कई लोग घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आ गई है पुलिस भर्ती की परीक्षा तारीख। जी हां, लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को 2 शिफ्ट में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर एसटीएफ और पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। सॉल्वर गिरोह की निगरानी बढ़ाई गई है। पूर्व में 100 से अधिक सक्रिय सॉल्वर सदस्यों की वर्तमान एक्टिविटी को एसटीएफ और पुलिस लगातार खंगाल रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो कई संदिग्धों पर भी नजर, परीक्षा केंद्रों व उसके आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम के डीजी मुख्यालय से आदेश। 60,244 पदों पर होगी परीक्षा और इससे पहले 18 और 19 फरवरी को कराई गई थी परीक्षा, लेकिन पेपर लीक होने से परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। सॉल्वर गिरोह से बचने हेतु निजी संस्थान को नहीं बनाया गया इस बार परीक्षा केंद्र। और आपको अहम खबर बता रहे हैं, 67 जिलों में सरकारी और सेक्शन प्राप्त संस्थानों में 1174 बनाए गए केंद्र, सर्वाधिक बड़े शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्र। केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं। सभी को पुलिस भर्ती बोर्ड में स्थापित कंट्रोल रूम से किया गया कनेक्ट। कंट्रोल रूम के जरिए सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की होगी कड़ी निगरानी। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश, जिलों के डीएम को सौंपी गई सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी। शासन, प्रशासन, पुलिस और तमाम एजेंसियां, सभी की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो पुलिस भर्ती परीक्षा कब, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको हम बताते हैं। लिखित परीक्षा की बात करें तो 23, 24 और 25 अगस्त को प्रस्तावित, 30 व 31 अगस्त 2024 को आयोजित परीक्षा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस भर्ती परीक्षा कब, 30 व 31 अगस्त को 2024 को आयोजित की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो 2 पाली में परीक्षा एग्जाम सेंटर होगा। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक। यूपी के 67 जिलों के अलग अलग जगहों पर केंद्र बनाए गए हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पहले जारी होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा एडमिट कार्ड।
और अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर सिरसा से है, जहां पर हरियाणा राजस्थान सीमा पर स्थित उत्तर भारत के प्रसिद्ध 1 माह तक चलने वाले गोगामेडी मेले का शुभारंभ कल विधिवत रूप से होगा। बता दें कि लोक देवता गोगा जी के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले की विधिवत शुरुआत सोमवार से होगी और इस मेले को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। गोगा जी मंदिर के सामने सोमवार को ध्वजारोहण के साथ ही मेला शुरू हो जाएगा। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कई राज्यों से पहुंचेंगे यहां पर श्रद्धालु। प्रसिद्ध गोगामेडी मेले की शुरुआत फर्रुखाबाद सदर तहसील सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी व मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनी गई और संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान आए 111 प्रार्थना पत्रों में से 3 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। कामगंज तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कामगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह, एसडीएम रविंद्र सिंह, तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर व सीओ जयसिंह परिहार द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनी गई हैं। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता के द्वारा कामगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार से कलकत्ता में महिला डॉक्टर की हुई नृशंस हत्या के बारे में वार्ता करने पर उन्होंने महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत व हत्या पर भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना बहुत निंदनीय है। पूरी तहसील की सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, पुलिस की टीम भी सभी उपस्थित हैं और सभी लोगों ने मौके पर आज जो महिला के साथ जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। इस समय पूरे देश होना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए। हमें राजनीति से ऊपर उठकर ये सोचना चाहिए कि कल को जब हमारी बेटी भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी और इस देश की लोगों की सेवा करेगी, क्या वो सुरक्षित है। मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पे महिला होने के नाते और डॉक्टर होने के नाते मुझे बहुत ही इस घटना पे बहुत ही शर्मनाक घटना है और बहुत ही मैं शोक व्यक्त करती हूँ। और आज के दिन जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो निर्णय लिया है कि आज 24 घंटे के लिए जितनी भी नॉन इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको स्थगित रखते हुए, और मुझे लगता है श्रद्धांजलि तो हम दे ही रहे हैं नेता को, लेकिन अगर हम उसको न्याय नहीं दिला पाए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मुझे लगता है अगर हम न्याय नहीं दिला पाए जल्द से जल्द तो ये हम सभी के लिए, इस देश के लिए बहुत ही शर्मनाक। जल निगम के अधिशासी अभियंता ग्रामीण संतोष कुमार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पीट कर हत्या किए जाने की जानकारी मिल रही है और शहर के पौष इलाके फिनोवापुरी अंतर्गत कोतवाली में अधिशासी अभियंता की हत्या कर हमलावर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। हत्या के कारण की तलाश में पुलिस जुटी है। एसपी पीआरओ बोले, एसपी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। डेड बॉडी पहुंची जिला अस्पताल।
जल निगम के अधिशासी अभियंता ग्रामीण संतोष कुमार के दंदहाड़े हत्या मामले में नया अपडेट आया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थी। कोतवाली नगर प्रभारी को रात में सूचना मिली कि ये दोनों अभियुक्त अमित व उनके साथी प्रदीप दुबेपुर मोड़ से बनारस रोड होते हुए बनारस से बिहार भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। रात करीब 2 बजे अभियुक्त गण आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखते ही अभियुक्तों ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसमें आत्मरक्षा हेतु पुलिस टीम के द्वारा फायरिंग की गई। कल दिनांक 17 अगस्त 2024 को कोतवाली नगर के विनोबापुरी मोहल्ले में जल निगम के अधिशासी अभियंता संतोष कुमार की हत्या उन्हीं के विभाग के सहायक अभियंता अमित कुमार और एक अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम प्रदीप है, कर दी गई थी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थी। कोतवाली नगर प्रभारी को रात में सूचना मिली कि ये दोनों अभियुक्त दुबेपुर मोड़ से बनारस रोड होते हुए बनारस से बिहार भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। ये थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विनोबापुरी स्थान है, जहाँ पे जल निगम की एक। अगली खबर हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र के पचकोहरा चौराहे पर शुक्रवार की शाम को पान की दुकान पर किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। तमाशा देख रहे दर्जन लोग मानवता शर्मसार हुई और युवक पर महिला और उसके साथी लाठियां बरसाता रहा। युवक को सीएचसी सुरसा में भर्ती कराया गया है। इसी बीच किसी ने मौके का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह प्रकरण पचकोहरा, जो कि थाना सुरसा के अंतर्गत आता है, वहां का है, जहां कल शाम उधारी के पैसे की लेन देन को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई है। उस संबंध में थाना सुरसा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वह इसमें जो एक पक्ष है जो मारपीट कर रहा है, उसमें एक व्यक्ति है और एक महिला है। दोनों को हिरासत में लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा के गजरौला में डॉक्टर एसोसिएशन गजरौला के बैनर तले चिकित्सकों और शिक्षकों समेत अन्य गणमान्य लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। स्टेशन चौराहे से इंदिरा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखा। ट्रेनी डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से दुआ भी की गई है। इस दौरान गजरौला के तमाम निजी डॉक्टर, शिक्षक समेत शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे हैं। कैंडल मार्च का आयोजन किया है डॉक्टर श्याम सिंह की क्लिनिक से लेके इंदिरा चौक तक, जो 9 अक्टूबर को कर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एक हमारी पीजी डॉक्टर्स थी एनेस्थीसिया से, वो एक सेमिनार रूम में थोड़े समय के लिए रेस्ट करने गई थी, और जबकि उसने अपने कमरे का अंदर से उसे लॉक भी किया था, तो कुछ बदमाश लोगों ने लॉक को भी तोड़ के उसके साथ जो जघन्य अपराध किया, बलात्कार किया, और उसके बाद उसको फांसी, उसको जो है बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और उसकी जान ले ली। उस संबंध में ही हम लोग आज सब लोग एकत्रित हुए हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। एकल अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 147 जगह पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया है। इस अभियान से जुड़ी बहनों ने प्रदेश भर में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधे हैं। वहीं दिनेशपुर नगर पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष सीमा सरकार ने थानाध्यक्ष को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया है। एकल विद्यालय अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित दिनेशपुर आचार्य व बहनों द्वारा विगत सालों की भांति इस साल भी दिनेशपुर थाने में रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया गया है। रक्षाबंधन कार्यक्रम एकल अभियान द्वारा पूरे भारत व उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय व दिनेशपुर थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत सहित थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर मिठाई भी बांटी गई है। जैसा कि रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे पूरे देश में पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है, और एकल परिवार हमारा कई वर्षों से रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे जो सैनिक भाई और पुलिस वाले जो लोग त्यौहार पर अपने घरों पर नहीं जा सकते, उनके साथ हमारी बहनें हर वर्ष बहुत उल्लास के साथ सभी थानों में, चौकियों में और
जैसे उस दिन हमने एसपी साहब के यहाँ, एसएसपी साहब के यहाँ कार्यालय में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। नेपाल सीमा पर हमने मनाया सैनिकों के साथ। ऐसी देहरादून में और अन्यत्र कई जगह गुल्लरगोद चौकी में भी हमने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। तो हमारी बहनें, हमारे जो पुलिस वाले रक्षक जवान होते हैं और सेना के जवान होते हैं, उनको रक्षाबंधन पर राखी बांध करके उनको वो पर्व की याद कराती हैं कि बहनों की रक्षा और समाज की रक्षा हम सब ने मिलकर के करनी है। सरकार की पहल पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह स्वावलंबी बन रहे हैं, जिस वजह से स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और जिसके चलते जागृति स्वयं सहायता समूह की संचालिका श्यामा चौहान की अगुवाई में सैकड़ों महिलाएं घर पर ही विभिन्न तरह के उत्पाद बनाकर अपनी जीविका चला रही हैं। खासकर देश में मनाए जाने वाले त्योहारों में भी ये महिलाएं विभिन्न उत्पाद तैयार कर बाजारों तक पहुंचा रही हैं। इसी क्रम में रक्षाबंधन के मौके पर इनके द्वारा बनाई गई विभिन्न तरह की राखियां बाजारों की रौनक भी बढ़ा रही हैं। सभी को नमस्ते। समूह है और संगठन का नाम जय माता दी उन्नति क्लस्टर है। अभी हमारे जो संगठन की महिलाएं हैं, आपने देखा कि राखी बनाई और मतलब जैसे जो भी त्योहार आता है ना, तो हर त्योहार में त्योहार के अनुसार ही हम लोग प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। और ख़ास तौर पे जैसे भी राखी आई तो राखी बना रहे हैं हम लोग, राखी भी भेजी हमने। पिछली बार भी जो राखियाँ बनाई थी, हमारी राखी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी गए थे और आदरणीय श्री जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी को भी गई थी हमारी राखियाँ, और हम खुद बांध के भी आए थे अपने मुख्यमंत्री जी को। तो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे राखी का त्यौहार है और हमारी बहनें घर बैठे राखी बना रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, इससे उनके बच्चों की और घर की आजीविका भी चल रही है। हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं और इसमें हमें बहुत फायदा मिल रहा है। हमें आदरणीय हमारी जो श्यामा देवी जी है, उनके माध्यम से हमें बहुत सारा रोजगार प्राप्त हो रहा है। हर त्योहार पे हम हर तरह के वो कार्यक्रम करते हैं और इसमें हमारी सारी महिलाएं एक साथ एकजुट होके हमें बहुत अच्छा वो मिलता है। राखियाँ बनाई है इस बार आपने, किस तरह की राखियाँ बनाई है? हमने बहुत सारी राखियाँ बनाई थी। पिछली बार जैसे हमारी अभी बताया होगा उन्होंने, तो प्रधानमंत्री जी को भी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गई। तो इस बार जो हमने राखियाँ बनाई थी वो हम अपने भाइयों को भी यहीं से मतलब जो हम बनाते हैं उन्हीं को बांधते हैं। तो मतलब जो भी कार्यक्रम हम करते हैं उसमें बहुत अच्छा। शहर के ब्लॉक स्थित रामलीला कमेटी इस बार कुछ नया करने जा रही है। यहाँ साल 2009 से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, लेकिन इस बार की रामलीला कुछ खास होगी। कमेटी के संस्थापक मुकेश जोशी ने कहा कि इस बार प्रथम शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू होगा। इस रामलीला की खास बात यह है कि अब की बार रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि पात्रों में छोटे बच्चे, पूर्व सैनिक और महिलाएं नजर आएंगी। बहरहाल इन दोनों तालीम चल रही है और सभी इस रामलीला को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान हमने कुछ लोगों से बातचीत की है, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम सखी का पाठ कर रहे हैं और वरलक्ष्मी का, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चाहता हूँ कि ये जो रामलीला है हमारी, ये 2009 से स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे हम लोग मेकअप से लेके यहाँ पे जितने भी पात्र हैं उनको अभिनय सिखाते हैं और सब करवाते हैं। सब लोग मिलके आपस में सब यहाँ पे आयोजित करते हैं और यहाँ पे हम मेकअप भी करते हैं और पार्ट भी खेलते हैं और व्यवस्था भी देखते हैं। तो सब लोग, हम जितने भी भाई लोग हैं आपस में मिलके हम लोग सब एक पूरी रामलीला को आयोजित करते हैं। 12 सालों से ग्रामीण इलाके में जो रामलीला हो रही है, सबसे पहले स्टेज की रामलीला हो रही है। इससे ग्रामीण के बच्चों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे खेल मैदान, बड़े बड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसी ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे बनते जाते हैं। वो कलाकार जो हैं, पांडे हो, धर्मेंद्र हो, अमिताभ बच्चन हो, हमारे पहाड़ी क्षेत्र से गए। तो हम आगे को भी उम्मीद करते हैं कि हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों से अच्छी रामलीला का पाठ कराएंगे। बहुत सौभाग्य का विषय है। श्री रामलीला कमेटी ब्लॉक के द्वारा इस वर्ष 13वें वर्ष की रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रथम नवरात्रि यानी कि 3 अक्टूबर से होगा, जिसकी तालीम लगभग 2 माह पूर्व शुरू कर दी जाती है। तो 3 अगस्त से हमने तालीम शुरू कर दी थी। यहीं आसपास के क्षेत्र लोहिया साल, कल्ला, भगवानपुर, हिम्मतपुर आदि क्षेत्रों से नन्हे मुन्ने कलाकार, माताएं, बहनें, और सबसे गर्व का विषय है कि कई पूर्व सैनिक भी इस रामलीला में अपनी यहाँ पर मंच में अपने कला का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे।
विकासनगर कोतवाली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक तरफा प्यार में पागल युवक ने युवती को तमंचे के बल पर डराने और दोस्ती का दबाव बनाया, जिसके चलते ग्रामीणों ने आरोपी को मौके से पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती का हाल ही में कहीं और रिश्ता तय हुआ है, जिससे बौखलाए सिर्फ आशिक सचिन ने ये तरीका निकाला है। लगभग 1-2 घंटे पहले सूचना मिली थी पुलिस को कि यहाँ पर एक लड़के द्वारा किसी लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, तो उसको किसी के द्वारा तमंचे की नोक पर डराया धमकाया गया था, जिसे कि स्थानीय पुलिस द्वारा ही स्थानीय लोगों द्वारा ही पुलिस के हवाले करके यहाँ थाने लेके आए थे। तो इसके द्वारा बताया कि इसकी शादी होने वाली थी, शायद पहले कभी पसंद करता होगा, इस कारण की बात करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था। तो लोगों ने जब इसने मदद मांगी तो लोग वहाँ पे परिचित आए थे, जिनके द्वारा पकड़ के थाने लाया गया है, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मेरा भाई है, उसका भी रिसेंटली रिश्ता हुआ है। जिस लड़की से रिश्ता हुआ है तो एक लड़का है कोई भागना का, सचिन तोमर नाम से, तो वो परेशान कर रहा था भाभी को 3-4 महीने से। और आज भी जब भाभी गांव से आ रही थी तो जो भाई का जहाँ रिश्ता हुआ है, जो लड़की आ रही थी तो उसको परेशान कर रहा था वो। आज भी वो कट्टा कुट्टा लेके आ रखा था और लोड था वो। पहाड़ की कुलदेवी नंदा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। नैनीताल में इस बार राज राजेश्वरी की पूजा 8 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित होगी और आपको बता दें कि इस दौरान पहाड़ की सांस्कृतिक लोक परंपरा और रीति रिवाज की झलक देश भर के पर्यटकों को दिखेगी। मूर्ति निर्माण के बाद 11 सितंबर को मां नंदा सुनंदा को दर्शनों के लिए रखा जाएगा और जिसके बाद 15 सितंबर तक पूजा अर्चना कर कैलाश के लिए विदा कर दिया जाएगा। नंदा सुनंदा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए राम सेवक सभा और जिला प्रशासन जुटा हुआ है। पिछले सालों की तरह इस बार भी धार्मिक पक्ष का आयोजन किया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि जिला प्रशासन को भी काफी अहम चीजें यहां पर करनी है। आपको बता दें कि नैनीताल का नंदा महोत्सव 120 साल से भी ज्यादा पुराना है और देश विदेश के लोग यहां पहुंचते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने भी मेले के भव्य करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, माँ नंदा सुनंदा का सिर्फ नैनीताल में नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर जगह जगह माँ नंदा सुनंदा का महोत्सव मनाया जाता है। फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। लोग अपनी बेटी के रूप में उनको विदा करते हैं और हजारों की लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। और ये लोक मान्यता है कि माँ नंदा सुनंदा के बारे में कई ऐसी कथाएं हैं। लोक मान्यता है कि वो हमारी अब जब मायके जा रही थी, कई चीज़ें उसके संग जुड़ी हुई है, कई किंवदंतियाँ उनके संग जुड़ी हुई हैं। लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारी कुल देवी के रूप में उनको पूजा जाता है। और पूरा जनमानस, जब हम भाद्रपद की इसमें मेले में इसका यहाँ पे आगाज करते हैं तो पूरा जनमानस इसके लिए पूरी तैयारी करता है। प्रशासन की तरफ से जो भी सुविधाएं और सहयोग हर साल प्रोवाइड कराया जाता है वो इस बार भी दिया जाएगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको भव्य स्वरूप में मनाया जाए। इसमें पर्यटन विभाग को हमने कहा है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन कर लें और संगीत नाटक अकादमी को जो प्रपोजल भेजा जाता है विश्व धरोहर के लिए, क्योंकि 150 साल से ज़्यादा पुराना ये मेला है, तो उसके लिए भी अभी विभाग डॉक्यूमेंटेशन करेगा। शामिल ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो फ्यूचर में जो प्रोसेस होगी और एक्सेप्टेंस कितना होता है उस पर डिपेंड करेगा। सीड्स ऑफ इनोसेंस का सेंटर हल्द्वानी में खुल चुका है। कुमाऊं के अलग अलग जगहों में लोगों की परेशानी को देखते हुए सीड्स ऑफ इनोसेंस ने यह फैसला लिया है। सीड्स ऑफ इनोसेंस सेंटर के उद्घाटन में सांसद अजय भट्ट, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। सीड्स ऑफ इनोसेंस प्रजनन चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम है जो विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF और जनन शक्ति केंद्रों की एक सीरीज है। इसके अंतर्गत भ्रूण विज्ञानी, एंड्रोलॉजिस्ट और अनुभवी डॉक्टर्स शामिल है, जिनका काम और लोगों को इनफर्टिलिटी से उबारने और सफल गर्भावस्था कायम कराना है। सीड्स ऑफ इनोसेंस के अलग अलग राज्यों 8 राज्यों में चल रहे हैं सेंटर्स और इसका हल्द्वानी में सेंटर खुलने से उन लोगों को राहत मिलेगी जो इलाज के लिए दिल्ली और अन्य शहरों का रुख करते थे। हमारी लगभग 20 शाखाएं हैं इस वक्त हिंदुस्तान में और इवन विदेश में, तो हम ओमान और अफ्रीका में भी हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम हेल्दी बेबीज कराते हैं। तो ये एक पहला IVF सेंटर है जो जेनेटिक क्लिनिक के साथ IVF करता है, यानी कि आनुवांशिक बीमारियां भी हटा के हम बच्चा करते हैं। IVF का एक प्रोसीजर होता है, उसमें लगभग 15 दिन से 1-1.5 महीना लग सकता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। इसमें हम 10 दिन के इंजेक्शन देते हैं, जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, जो बिल्कुल सेफ होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में अभी तक 12 लाख लोग जो है आयुष्मान से इलाज करा चुके हैं। 60 लाख से ज़्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और अभी
हल्द्वानी में यशोदा ग्रुप जो बड़ी चेन है हॉस्पिटल के क्षेत्र में, और इनके पूरे देश में कई सेंटर भी हैं। ये हर प्रकार के हॉस्पिटल चलाते हैं। उन्होंने अभी अपनी एक ब्रांच हल्द्वानी में खोली है और इसमें विशेषकर 3 चीज़ें हैं। एक तो पैथोलॉजी जांच की जाएगी यहाँ पर, दूसरा जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए एक बड़ा सेंटर इन्होंने खोला है, और मैं सरकार की ओर से भी अपनी ओर से भी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दून पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने मोबाइल खोने संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सर्विलांस की मदद से उत्तराखंड और बाहरी राज्यों से मोबाइल फोन को बरामद कर मोबाइल स्वामी को वापस लौटा दिया है। तो वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वापस लौटाए गए मोबाइल की कीमत 16,95,300 रुपए है। जीवन की एक बहुत इम्पोर्टेंट गैजेट के रूप में है, और हमने देखा है कि जब मोबाइल किसी का किन्हीं परिस्थितियों में गिर जाता है, खो जाता है, भूल जाते हैं, तो ज़्यादा परेशान इसलिए भी होते हैं कि बहुत सारे उनके पर्सनल उसमें चीज़ें भी रहती हैं, डेटा भी रहता है, और बहुत लोग इस तरह अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि बार बार नया फ़ोन खरीद पाए। तो ये साइबर सेल में लगातार निरंतर बीच बीच में फ़ोन मिलते हैं तो उनको देते रहते हैं, और इसमें काफ़ी सारे मोबाइल अभी करीब 101 अभी हमारे पास थे, जो चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी था, काफ़ी सारी हमारी बहनें भी थी इसमें, तो कोशिश थी कि उनको एक तरह से इस समय वापस भी कर दिया जाए। और सभी को हम ये भी करते हैं कि अपने, क्योंकि एक आजकल इम्पॉर्टेंट गैजेट्स है, और अगर खो जाता है उसमें कहीं आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं तो कहीं उसका मिसयूज़ होने का बहुत अंदेशा रहता है। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नैनीताल के टिफिन टॉप की पहाड़ी पर बना प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, जिसे डोरोथी सीट के नाम से जाना जाता था, वो 6 अगस्त को पहाड़ी में हुए भूस्खलन में ढह गया था। अब पहाड़ी को भूस्खलन से बचाने के लिए भूवैज्ञानिक ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ टिफिन टॉप की पहाड़ी का सर्वे के दौरान कहा कि इन क्षेत्रों में सुरक्षात्मक कदम उठाने की जरूरत है, जिससे रॉक बोर्ड लगाकर स्टिच करने के साथ ही दरारों को ग्राउंड से पैक करना होगा। अब आने वाले समय में ये है कि जो हिस्सा गिर गया, चलिए उसको तो हम एक सर्जिकल पार्ट समझें। अब जो बचा हुआ हिस्सा है, तो जितने भी वाइड ओपन जॉइंट्स इस डोलोमिटिक लाइमस्टोन में हैं, इसको तो पहले ग्राउट से पैक किया जाए, और उसके अलावा नीचे आप कुछ प्लेटफॉर्म बना के या कोई और अरेंजमेंट करके बड़े बड़े कहना चाहिए कि लंबे 15 मीटर 20 मीटर के रॉक बोल्ट्स 32 mm डाया के उनको जो है रॉक बोल्ट से इन चट्टानों को स्टिच किया जाए, और नीचे एक टो सपोर्ट हमें देना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर की सरफेस में जहाँ भी जॉइंट्स की ओपनिंग है उसमें शॉर्टकटिंग कर दी जाए। मॉनसून सीजन के बीच हरिद्वार में सिंचाई विभाग की लापरवाही हजारों लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। श्यामपुर क्षेत्र की 4 ग्राम पंचायतों गाजीवाली, कांगड़ी, सज्जनपुर, पीली और बाहर पीली पर लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर के चलते बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत की 150 बीघा जमीन भी गंगा में समा चुकी है, लेकिन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का आलम है कि किसी ने अब तक इसकी सुध नहीं ली है।
देहरादून से खबर है, जहां पंजाब के रहने वाली युवती मुरादाबाद से देहरादून आई एक किशोरी के साथ आईएसबीटी में बस के अंदर सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। घटना 13 अगस्त सुबह तड़के की बताई जाती है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसबीटी परिसर से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी की माने तो पंजाब की रहने वाली किशोरी मुरादाबाद से यूपी रोडवेज की बस में सवार हुई थी। वो 13 अगस्त रात करीब 2 बजे आईएसबीटी देहरादून पहुंची। आरोप है कि बस खाली होने के बाद करीब 5 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में किशोरी को बस से उतारकर आरोपी वहां से चले गए। और अब सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं झारखंड से, जहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आर को लड़ाई चोए बोना आर मीद उम्मीद बन ताहन खान उनको नवा दिसोम तियोबा को दड़े करना आर नवा दिसोम रे जागे उनको अतिंगरे जिनिस में ना नवा दिसोम रे संपदा नवा दिसोम रे कोयला नवा दिसोम रे मेहनत नवा दिसोम रे अब्रत नवा दिसोम रे सोना चांदी आय मालिकान खनिज संपदा में ना नुआ खनिज संपदा रे जब तक आबो मेरा बना उनको कब्जा बाको दाड़िया करना और बई ते एखन कुमड़ू कते नित नुआ दिसों को रेको आतिंगो करना आज नित बई ते नुआ दिसों को लगी जा लेगा अब आलेले कमीदा नित तेना नुआ कार्यक्रम रे और 3 दिन खन पूरा झारखंड दिसोम रेन जहां तिना गोगो हड़ मिना कुआ आज 21 बचर खन 49 बचर दबी सनाम गोगो हड़ को 1000 टका महीना और 12,000 टका साल रे जिमा को जहां तिना पे मिना पिया हड़ को पे काना मसले पे आपे तेनो ना हाथ मिना से बाग मसे उदे आज घट्टी पंजाब का सबाग पर्ची है कि नहीं तुम लोग आज पर्ची सब लोगों के पास हमारा यहां जितने भी लोग आए हैं सबको अभी हम लोग बटन दबाए करके जितने भी महिला है सबके अभी जिसका मोबाइल में है मोबाइल में मैसेज आएगा, घर में मोबाइल है तो घर में मैसेज आएगा। और अब आने वाला समय में 15 तारीख से सारा पैसा सबके खाते में जाएगा। सनाम गोगोहड़ को 15 तारीख के खाता रे आप पैसा से नवा मसले पे ओढ़ा रे पिया गोगोहड़ में ना पे खाए 12,000 टका करते तिना पैसा हो और हड़ाम बुढ़ी कहो बिना किना उनको 12,000 टका कते में दा बछर रे महीना रे 10,000 टका लगभग सना मोड़ा रे हड़ा बुढ़ी जुतुमते गिदर को आज जुतुमते आनित गोगो को हड़ को आज जुतुमते सरकार आप पैसा उड़ा रहे सटेरो करना नीता बोरन गिदर को सावित्री बाई फूले योजना ते सनाम को उनारी सेले दका कुआ 18 बचर हुई दबी ते उनको हो मैं मुफ्त 20,000 टका ले मकुआ आर्निया मुख्यमंत्री मैया योजना रे नुआ निदो एखेन तहना दबा जाक गोगोहड़ को कुड़ी गिदरा को 21 बछरो आको उनको नुआ मुख्यमंत्री मैया योजना रिया लाभ को जामा नीत 19-20 बछर में नाया गप्पा 21 खाए गप्पा खोनुनी नुआ पेंशन रिया नाम रिया या। तो आप सुन रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। अवश्य
कुछ संतोष की अनुभूति होगी। मैं इस अवसर पर उपस्थित अपने सभी माननीय न्यायमूर्ति गणों का, मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों का, बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना समय निकाल करके आज यहां पर लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभों के समन्वय से प्रारंभ इस सोशल वेलफेयर की इस बेहतरीन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। और मैं इस अवसर पर स्मृति शेष उन सभी अधिवक्ताओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आजादी के पूर्व बेहतरीन पेशे के रूप में लोकप्रिय रहे अधिवक्ता बनने की इस तमन्ना को सजो करके इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आज वे भले ही नहीं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य उनकी स्मृतियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जिन परिवारों को मंच पर आमंत्रित करके उनकी राशि का डेमो चेक उपलब्ध कराया जा रहा था, जब मैंने उनसे पूछा तो उसमें से मैं देख रहा था कि उसमें भी ज्यादातर स्मृति शेष अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्य भी अधिवक्ता पेशे को ही उन्होंने चुना है। उनके पुत्र या परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस पेशे के साथ जुड़ा हुआ है। संसदीय लोकतंत्र इस समन्वय और आपसी सूझबूझ के साथ चलने का एक संदेश हम सबको देता है। इस समन्वय जहां लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि हो, लोकहित है तो राष्ट्रहित भी उसके साथ निहित होता है। और जब हमारी प्रायोरिटी में इस विषय होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो एक दूसरे के पूरक है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और उसकी आधारशिला पड़ती है सुशासन से। सुशासन की आधारशिला पड़ती है रूल ऑफ लॉ से। और रूल ऑफ लॉ यह हमारी लक्ष्मण रेखा समाज के हर व्यक्ति के लिए तय करती है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबको दिया। हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। और 26 नवंबर 1949 से भले ही हमने वो तिथि कहीं ना कहीं विस्मृत की होगी, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और इस दिन नागरिक कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही भी बनाया। हमारे नागरिक कर्तव्य क्या है? अक्सर होता है टकराव होती कहां है? जब हम अधिकार की चर्चा तो करते हैं लेकिन कर्तव्य की नहीं करते। स्वाभाविक रूप से वहीं पे टकराहट होती है। हमें अपने अधिकार तो चाहिए होते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे लिए, भारत के हर नागरिक के लिए, अगर भारत को 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना, एक विकसित भारत बनाना है, हर भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली लानी है, उसके ईज ऑफ लिविंग को बेहतरीन करना है, तो हमें अपने नागरिक कर्तव्यों को उतना ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी। नागरिक कर्तव्यों को अगर हम प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाते हैं, कोई कारण नहीं, 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। और एक ऐसा भारत जिसमें किसी भी तबके को, क्या वह अधिवक्ता हो, क्या वह समाज के किसी भी स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति हो, वह पत्रकार हो,
वह कर्मचारी हो, वह किसान हो, वह युवा हो, वह महिला हो, वह स्वतः आत्मनिर्भरता की उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भारत के निर्माण में भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे रहा होगा। और वह उसका एक लघु रूप आज यहां पे देखने को मिला है। कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, हम सबके साथ अधिवक्ता भी हैं, तो दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्य भी हैं, और स्वाभाविक रूप से जिनके बगैर कोई कार्यक्रम आगे बढ़ ही नहीं सकता उसमें पत्रकार अवश्य है। तो यह चौथा स्तंभ तो हमारे साथ स्वतः ही जुड़ जाता है। ये सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और हम लोग हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि चीजें बढ़नी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। शासन के पास जब अपने सोर्स ऑफ इनकम होंगे तो वेलफेयर के रास्ते अपने आप ही खुलते हुए दिखाई देंगे, और जरूरतमंद को ये चीजें मिले। आज जरूरतमंद को इन चीजों को उपलब्ध करवाने का परिणाम है हम लोग प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ परिवारों को, लगभग 1 करोड़ परिवार प्रदेश के अंदर ऐसा है जिन्हें हम प्रतिमाह पेंशन स्कीम्स के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें निराश्रित महिला पेंशन भी है, वृद्धावस्था पेंशन भी है, और दिव्यांगजन पेंशन भी है। 1 करोड़ परिवार हैं। बिना भेदभाव के उसकी पात्रता तय है, और मैं यही पूछ रहा था, और मैं कहूंगा सचमुच बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जिनका देखभाल करने वाला कोई नहीं। निराश्रित महिला पेंशन के साथ में या वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म अगर वे भरेंगे तो अवश्य शासन उसको कंसीडर करेगा और उनको एक निश्चित पेंशन की राशि उपलब्ध होती हुई दिखाई देगी। 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने गोल्डन कार्ड जारी कर रखा है, जिन्हें 5 लाख रुपए हर वर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा का कवर हम उपलब्ध करा रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसे कोई भी जरूरतमंद होगा उसको हम अवश्य इस प्रकार की स्कीम के साथ जोड़ेंगे। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने 56 लाख निराश्रित लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। और आश्चर्य करेंगे, हम लोग तो भौचक रहते हैं जब उन क्षेत्रों में जाके देखते थे। उत्तर प्रदेश में 54 ऐसी बस्तियां थी जो 100 वर्ष पहले बसाई गई थी, लेकिन आजादी के बाद भी उनको वोटिंग राइट नहीं थी। 2017 तक उनको कोई वोटिंग राइट नहीं थी। उनको किसी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाता था, और वे लोग एकदम खानाबदोश की तरह उन जनपदों में रहते थे, समाज से कटे हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल एसटीएफ ने नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 4.5 करोड़ के स्पैक बरामद की गई है। आरोपियों से तमंचा और कार भी बरामद कर ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम, सभी लोग लगातार इसमें कार्रवाई में लगे हुए हैं कि जो भी ड्रग्स के सप्लायर हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कानून के हवाले किया जाए। तो उसी क्रम में हमारी एएनटीएफ कुमाऊं टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, और कल देर रात इसमें खटीमा थाना क्षेत्र से 2 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा है, और जिनके कब्जे से 1.5 किलो स्मैक बरामद हुई है। साथ ही इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये दोनों अभियुक्त शक्ति फार्म सितारगंज के रहने वाले हैं, और इनसे पूछताछ में सामने आया है कि जो स्मैक है इसको मीरगंज बरेली से किसी से लेकर आ रहे थे, और आगे इसको नेपाल में सप्लाई किया जाना था। पिछले कुछ समय से ये सक्रिय थे और इस तरह की तस्करी कर रहे थे। इनसे आगे पूछताछ की जा रही है, और अभी तक की पूछताछ में भी कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिन पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एक शख्स है कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर देश भर में आक्रोश है।
शनिवार को सितारगंज में अस्पताल के चिकित्सक, नर्सों और स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध किया। कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक के दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में प्रांतीय और चिकित्सक स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर सितारगंज सीएचसी के डॉक्टरों ने 24 घंटे कार्य का बहिष्कार किया। में महाराणा प्रताप से मुख्य चौक तक कैंडल मार्च निकालकर मौन रखकर हमारी जो बहन बंगाल में जिसके साथ दुराचार करने के बाद हत्या करी गई और जो रुद्रपुर में हमारी बहन के साथ दुराचार करने के बाद हत्या करी गई, उनको श्रद्धांजलि देकर और रोष मार्च निकाला गया। सरकार के खिलाफ लोगों में गहरा गुस्सा है, भारी गुस्सा है। हमारी बहनें जो अस्पताल के पेशे से जुड़ी हुई हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, सब लोगों ने आज हड़ताल करी थी। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। जब तक उन दोनों बहनों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। दून पुलिस ने कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी को नोटिस जारी किया है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि देहरादून की बसंत विहार थाना पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया। नोटिस में बिना अनुमति पुतला दहन का कार्यक्रम न करने का अनुरोध किया गया है। तो वहीं उन्होंने देर रात 1 बजे उनके घर पुलिस भेजकर परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि कार्यक्रम महानगर कांग्रेस कर रही थी, लेकिन बसंत विहार थाने से 2 पुलिस वाले रात में 1 बजे उनके घर पर भेजे गए। उन्हें ऐसलहाल चौक पर प्रदर्शन करने से रोकने का नोटिस दिया गया। रात में उन्होंने इसे लेने से मना किया तो शनिवार की सुबह 6 बजे पुलिस वाले फिर घर पहुंच गए। उनका कार्यक्रम जो उधम सिंह नगर में एक नर्स का बलात्कार हुआ है, उनका शव प्राप्त हुआ है, उस सिलसिले में जो पुतला दहन था राज्य सरकार का, वो विशुद्ध रूप से महिला कांग्रेस का प्रोग्राम था और महिला कांग्रेस का ही आह्वान था, उन्हीं का नेतृत्व था महानगर महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा का। हाँ, मीडिया विभाग उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पत्रकार बंधुओं को सूचना प्रेषित करने का काम मैंने जरूर किया। न इसमें आह्वान मेरा था, न नेतृत्व मेरा था, न कार्यक्रम मेरा है। ऐसे में शायद किसी संवादहीनता की वजह से पुलिस प्रशासन रात के 1:45 बजे मुझे नोटिस देने के लिए आई और क्योंकि उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने उनको एंटरटेन करने के लिए साफ मना कर दिया और उनसे किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं किया। उत्तराखंड सरकार अब राज्य में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बृहद स्तर पर अभियान चलाने जा रही है। बता दें कि राज्य में अब तक 60 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज इस योजना के तहत किया गया है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में आयुष्मान योजना सबके लिए है और अभी तक हमारे प्रदेश में लगभग 60 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी तक फ्री हो चुका है और इस योजना में लगभग 2400 करोड़ रुपये से ज़्यादा अभी तक खर्च हो चुके हैं। अभी हमने जिन जिन जिलों की प्रगति कम थी आयुष्मान कार्ड की, जो 70% से कम थी जिनकी, वहाँ 7 अधिकारियों को जो है भेजा है और वो सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे और हमें चाहते हैं कि इस साल हमारे जो टारगेट है कि हम 10 लाख नए कार्ड बनाएंगे, तो हम इस पे लगे हैं ताकि गरीब लोगों का इलाज जो है निःशुल्क हो सके, अच्छा इलाज हो सके और टारगेट है हमारा कि मार्च तक हम 10 लाख नए कार्ड बनाने की सोच रहे हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां IRDT सभागार सर्वे चौक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प फाउंडेशन के सहयोग से 2024 की सिविल सेवा में चयनित प्रतिभागियों के अभिनंदन समारोह में सिविल व वन सेवा के चयनित 22 प्रतिभागियों एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। नया भारत कैसा होगा, हमारे संस्थान व नीतियां क्या होंगी, इसमें उनकी भूमिका रहने वाली है। मुख्यमंत्री ने युवा अधिकारियों से अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की संस्कृति के संरक्षक बनने की भी अपेक्षा की है। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारों धामों से आए तीर्थ पुरोहितों, पदाधिकारियों, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर्स और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस अवसर पर 4 धाम यात्रा के सकुशल संचालन, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा और स्थानीय लोगों की आजीविका के संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई है।
देश भर में रक्षाबंधन पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही है। भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें तरह तरह की राखियां खरीद रही हैं। शहर के बाजार में रक्षाबंधन पर्व से पहले शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बाजार में भीड़ बढ़ते ही व्यवस्था बेपटरी हो गई है। एक तो भीड़ और दूसरा सड़क पर हर कहीं वाहन तो कहीं स्थानों पर अतिक्रमण होने के चलते जाम के हालात बन गए हैं। ये फेस्टिवल बहुत अच्छा होता है। दो भाई बहनों के प्रतीक का मतलब त्योहार होता है, बताता है हमें कि अपने भाई के प्रति कैसा हमें सम्मान होता है और वो भाई हमारे रक्षा करता है। यह धागा ही होता है जो हमें एक उसमें जोड़े रखता है। हिंदू त्योहार बहुत बढ़िया बहन भाई का त्योहार है ये, और इस समय मार्केट में काफ़ी भीड़ है और अच्छा त्योहार चल रहा है। राखी का अच्छा भीड़ है और बहन भाइयों का बढ़िया राखी बंधन चल रहा है यहाँ मार्केट में है। और बच्चों के खिलौने बहुत हैं और बढ़िया फैंसी है। डायमंड घड़ी राखियाँ अच्छी अच्छी है तो हमारे शोरूम में बहुत बढ़िया बढ़िया माल है। ये में क्या है, बहुत बढ़िया बढ़िया राखियाँ आई हैं और रौनक बहुत अच्छी है। इस टाइम थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा हल्का हो गया काम, और वैसे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और राखी भी अच्छी बिक रही है और टेढ़ी राखी में आई है और एविलाई में है और गले में भी है और अच्छी अच्छी राखी है। मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे भाई के लिए मैं अपनी राखी लेने आई हूँ। आज कल हम लोग अपने भाई के त्योहार बनाएंगे और हम लोग राखी बांधेंगे। राखी का त्योहार बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे और मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ राखी लेने आई हूँ और मैं अपने भाई को राखी भी बांधती हूँ। बहुत अच्छी तरह से राखी बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग बहुत मजे करते हैं, अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और उनके साथ एक बंधन निभाते हैं ये राखी बांध के। बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।